दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है, और जिसके पास दोस्त हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपका नुकसान हो जाए चाहे कुछ हो जाए, खोना मत। जब कोई भी इंसान मुझे ऐसे मिलता है ना कि उसके दोस्त नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है कि दोस्त क्यों नहीं है यार। मैंने तो बहुत अपने जीवन में रिश्तों को बहुत बिगड़ते और वैसे देखा। मैंने बिगड़ने के रीजंस जो मोस्टली देखे हैं वो पैसा, इनसिक्योरिटी, ये 2 बहुत बड़े रीजन हैं, और एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। इन 3 वजह से रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं। जब किसी के पार्टनर होता है, शादी होती है, गर्लफ्रेंड आती है, तब भी अलग अलग होने लग जाते हैं लोग। ये नोटिस किया? हमारा थोड़ा सा अलग रहा है। हमारे मतलब हमारे यारी दोस्ती में सबसे पहला रूल ये रहा है कि लड़की बीच में नहीं आएगी कभी भी। आज का पॉडकास्ट है विद इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स, अमित बडाना। आज का पॉडकास्ट ना ऐसा लगेगा कि 2 भाइयों के बीच में कॉन्वर्जेशन है। एक बड़ा भाई बैठ के छोटे भाई को ये समझा रहा है कि यूट्यूब में क्या चलता है, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में अगर आपको बड़ा बनना है तो कैसे बनो, छोटे छोटे गांव से निकल के आप कैसे अपने आप को डिफरेंट कर सकते हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हर पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट करती है, और वो बातें अगर आप आपके कंटेंट में लेके आओगे तो आप एक पैन इंडिया लेवल पे अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो। यंग लोगों का पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए, यंग लोगों का मीडिया में क्या रोल होना चाहिए, दोस्ती कैसे बनाते हैं, दोस्त कौन से खराब हैं, किन की वजह से ट्रस्ट ब्रेक होता है, कौन से लोग अच्छे हैं, और किन किन लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में है आज का पॉडकास्ट। बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज अमित बडाना ने बहुत टाइम से कभी यूट्यूब पे पॉडकास्ट नहीं बनाया, आके अपनी कहानी के बारे में बात नहीं करी और अपनी स्कूल की स्टोरीज़ के बारे में बात नहीं करी। हमने उन सब के बारे में बात करी। थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये इंडिया के उस इंसान की स्टोरी है जिसको देख के हम सबको उम्मीद मिलती है कि हम भी कुछ एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अगर हम फोकस करें तो। क्योंकि इन्होंने सिंगल हैंडेडली एक पूरी सीरीज़ बना दी, वो भी नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की क्वालिटी लेवल की। कैसी है इनकी कहानी और क्या आज बात करिए, प्लीज़ देखो आज के पॉडकास्ट में। बिफोर यू स्टार्ट द पॉडकास्ट, आपको पता है कि राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस पॉडकास्ट में जो चीज़ें नहीं कवर कर पाते हैं वो उन सब की क्लिप्स भी आपको दिखाते हैं। छोटे छोटे टाइम में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। एंजॉय द शो। पहले आप बता रहे थे, मुझे ये वाली स्टोरी वापस बताओ। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी स्टोरी है, लोगों को पता चलना चाहिए। फर्स्ट पॉडकास्ट कब दिया था? मुझे अच्छी लगी। आई लाइक द स्टोरी। पहला पॉडकास्ट मैंने दिया था लॉकडाउन, जब बिल्कुल मतलब लॉकडाउन के समय का था, उससे थोड़ा सा ही पहले था, लॉकडाउन के आसपास का था, 2020। हाँ, तभी के आसपास की बात है। तब इतना पॉडकास्ट इतना वैसे जितना अभी पैंडेमिक के बाद उठा। हाँ, पैंडेमिक के बाद जितना देखना लोगों ने शुरू किया, उससे पहले उतना नहीं देखते थे। तब मैंने दिया था, गाना आया था मेरा आत्मविश्वास, तब मैंने पहला दिया था, और वो मैंने दिया था इसको विनम्र को, दोस्तकास्ट। तो उसकी बड़ी अच्छी कहानी है विनम्र की जो सिस्टर हैं, वो मुझे जब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करता था और मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो बहुत सपोर्ट किया करती थी कि ये वीडियो हमने अमित वहाँ शेयर किया, आपकी वहाँ की, मेरे वो हमेशा दिमाग में रहती थी कि यार ये सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अमित मेरा भाई है, वो पॉडकास्ट करते हैं, आप कभी पॉडकास्ट करें तो मुझे ज़रूर बताना। तो जब मैं पहली बार वो कोई पॉडकास्ट करने जा रहा था, तो मैंने उनको मैसेज डाला कि आप मुझे विनम्र का नंबर दें, अपने भाई का नंबर। जब तक मैं भाई का नाम नहीं जानता था उनका। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये उनका नंबर है। मैंने अपनी टीम से फिर फ़ोन कराया, फिर वो ऑफिस पे आए मेरे नोएडा ही, फिर हमने पहली बार पॉडकास्ट दिया। तब कितना बड़ा था विनम्र का सब्सक्राइबर बेस? मेरे ख्याल से 1000-2000 सब्सक्राइबर थे उनके उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं लगा कि यार मैं 1000 सब्सक्राइबर वाले कैसे क्यों जा रहा हूँ? मैं तो उस टाइम पे, दिस वाज 2020, तो 2020 में काफ़ी सब्सक्राइबर थे आपके, तो बहुत बड़े चैनल बन चुका था। तो फिर उस पे ऐसा नहीं लगा कि यार मैं क्या इतने छोटे चैनल पे जा रहा हूँ, मैं तो बड़े बड़े चैनल पे जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा दिमाग में कुछ भी नहीं आया था। बस वो थोड़ा सा वो बात हमेशा याद थी कि जुबान दी है किसी को ना, बोला था कि अगर मैं कभी करूँगा तो डेफिनेटली करूँगा आपके भाई के साथ। फिर तो कितने भी नंबर हों, फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ा इतना। वैसे एक बात बताओ, इससे मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे बहुत देखा है, स्पेसिफिकली दिल्ली, हरियाणा, यूपी,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मतलब सब लोग अपने भाई को लेके बहुत चलते, दोस्तों को लेके बहुत चलते, ऐसे पूरा गैंग चलता है साथ में। मतलब गैंग थोड़ा गलत वर्ड हो गया, मतलब ऐसे पूरा एक क्या बोलते हैं इसको, सारे लोग साथ में होते हैं, एक दूसरे सपोर्ट करना होते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका सब्सक्राइबर ये है। ऐसा एक कल्चर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। क्यों लगता है आपको ऐसा कल्चर है? भाइयों में रहना बड़ा पसंद है, जितना मैंने अपने आसपास भी महसूस किया है ना, कंफर्टेबल बहुत रहते हैं। और बचपन से ही ऐसे मतलब आप हमारे आसपास जितने भी, जैसे मेरी भी अगर आप टीम में देखोगे तो कोई मेरे साथ जैसे पंकज हैं, तो पंकज मेरे 5th क्लास से दोस्त हैं। हमने ग्रेजुएशन साथ में की, लॉ साथ में की, और 12th हमने साथ में की, और अब हम काम भी साथ में कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक साथ रहने का जो ये कल्चर है ना, ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा वैसे होता है। जब शुरू में बैट बॉल खेलते थे तो सेम टीम में आ गए कि मैं तेरी टीम में ही खेलूँगा, अपोजिट खेलूँगा तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो मैं तेरे साथ सेम टीम में। फिर जब कॉलेज में जाते हैं, अच्छा ऐसा भी बहुत होता था कि जब मैंने कॉमर्स ली तो मेरा दोस्त था पंकज, वो कह रहा कि मेरे पापा साइंस लेने को कह रहे हैं, पर मैं तो कॉमर्स लूँगा क्योंकि तेरे साथ पढ़ना है, तेरी क्लास में पढ़ना है। भाई साथ रहेंगे, साथ ही गोल मारेंगे, साथ ही घूमेंगे, साथ ही फिरेंगे। अब उसने ले लिया यमुना विहार सी ब्लॉक नंबर 1 में एडमिशन। मेरा उसमें बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि मेरा कहीं 10th के बाद 11th का सेंटर कहीं और जा रहा था। पहले ऐसे होता है, मतलब पहले नहीं, अब भी होता होगा, मुझे नहीं पता, कि 10वीं जब आपने कर ली, 10th कर ली, तो 10th के बाद उस स्कूल का फिक्स होता है कि 11th अब आप इसी स्कूल से करोगे, यहाँ की सीधा जो टीसी रहेगी वो वहाँ पर जाएगी। तो मेरी कहीं और गई, उसकी कहीं और पे गई वो। और अब मतलब बहुत ज़्यादा वो था, तो मैंने C1 में, फिर मैं अपने पूरा घर में फैल गया। मैंने कहा यार कहीं से भी बंदोबस्त कराओ, C1 बहुत अच्छा ये बता नहीं सकता कि पंकज उसी स्कूल में, तो मेरा इसलिए कराओ। हाँ, वो तब तक कराएंगे तो वो कलेश हो जाएगा बहुत तगड़े वाला। तो ऐसे कहना कि C1 बहुत अच्छा है, मुझे लगता है अब तो मेरा वहीं से ही मैं कुछ कर पाऊंगा, वो ही मेरा जीवन रचेगा। तो ऐसे करके मेरी चीज़ें हुई। फिर हमने साथ में, फिर स्कूल में भी साथ में आ गए, उस कॉमर्स ले ली, उसमें सेक्शन अलग, मेरा D उसका C। अब सेक्शन के लिए जद्दोजहद चल रही है कि यार सेक्शन कैसे साथ लाए। फिर हमने ग्रेजुएशन जब की तो फिर वो कॉलेज में पहुंचा तो हमारा साथ में था कि कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। फिर वो भी साथ में किया हमने, ग्रेजुएशन साथ में की। तो फिर लॉ में हमने ऐसे किया। फिर हम, जब मैं डबिंग वगैरह करता था स्टार्टिंग में 2016 में, तब तो लॉ के बाद ये डबिंग कैसा आया? लो तो मेरी 2017 में ख़त्म हो गई थी। अच्छा। 16 मुझे लिखने का बड़ा शौक था। मैंने 6th-7th क्लास से बहुत शायरी वायरी लिखना, पोएम वगैरह बड़ा लिखता था। स्कूल में जब कुछ होता था, प्रोग्राम होते थे, तो उसमें वहाँ सुनाया करता था लिख के। तो स्कूल से ही थोड़े से कॉन्फिडेंट थोड़ा सा था कि स्टेज पे जाना करना, ये सब स्कूल से ही था कि मतलब चढ़ा के रखते थे यार दोस्त। अच्छा। ना जबरदस्ती वाला होता है ना, वो एक क्लास का एक बच्चा नहीं होता जो जबरदस्ती सबको हंसा रहा है। हाँ। जबरदस्ती कर रहा, बेइज्जती हो रही है उसकी दबा के, उसको मजा आ रहा है, लेकिन उसको मजा आ रहा है। क्लास में सब हंस रहे हैं, देख तुझे देख के प्रियंका भी हंस गई, तो प्रियंका हंस गई, अब तो एक दो बात और कहूंगा ऐसी जो एक बार और हंसाऊंगा इसको। तो मैं वो वाला बच्चा हुआ करता था, सब चढ़ा के रखते थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि ये जब चढ़ाना होता है ना यार दोस्तों का, ये कहीं ना कहीं आपका इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में लें। मैंने फील किया जब मैं 16 में डबिंग करता था और मैंने जब फर्स्ट टाइम उनको बताया कि यार मैं कि कोई सीन देखा, लाइक मैंने कोई जैसे एक ना एडेले का गाना आया था हेलो, बहुत टाइम पहले, तो मैंने उसके ऊपर एक डब किया था कि उधर से एडेले गाना गा रही है हेलो, इधर से मैंने फ़ोन लगा रखा, मैं कहता हूँ हेलो तो फिर वो कहती है हेलो, मैं कहता हूँ हेलो फिर वो कहती है हेलो। मैंने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क में आके बात किया कर यार, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तेरे इधर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती। तो मैंने ऐसी डब करके डाल दी, तो वो बहुत पसंद आई उस टाइम लोगों को। 2015-16 जियो से पहले तो इतना इंटरनेट का वो फैलाव भी नहीं था, तो बड़ी अच्छी लगी। तो उसमें मैंने एक्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो मेरे तो स्कूल के, कॉलेज के लोगों के दोस्तों के लिए वो इतनी अलग चीज़ थी कि भाई ये तो क्या एक्टिंग वैक्टिंग भी करता है, तो ये क्या चीज़ है, ये कैसे कर दी। मैंने कहा बस हो गया ये, मैंने फेसबुक पे डाल दिया। मैंने मेरे घर तक नहीं जानी चाहिए ये बात, मैंने सब अपने भाइयों को ब्लॉक कर दिया था। मैंने कहा यार ये सबसे बड़े लीकर हैं, ये सबसे बड़े मेरी बातें लीक करके पहुंचाएंगे वहाँ पे कि भाई क्या करने लगे। क्योंकि एक मतलब जो एक्टिंग करना, सिंगिंग, ये थोड़ा सा इनको उतने अच्छे वे में देखा नहीं जाता। हाँ, लॉयर बनने जा रहे हो यार, लॉयर को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। वकील बनेगा और फिर तो
अपना तो वैसे भी होता है ना, जब घर वालों से थोड़ा कुछ काम पड़े या ज़्यादा पैसे चाहिए तो उनको झूठे सपने भी दिखा देते हैं कि मैं तो जज की तैयारी करूंगा, अब तुम मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे क्या। तो मुझे तो घर वालों ने हमेशा जज ही देखा कि जज बनेगा ये। अच्छा। हाँ। अब जब मैंने वो डबिंग करी, डबिंग करने के बाद फिर दोस्तों ने कहा कि यार तू तो एक्टिंग भी कर सकता है, एक्टिंग की वीडियो बना। तो छोटे छोटे किस्से कहानियां मैं सुनाता ही रहता था हमेशा सबको कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो भी मैं देखता था, इधर देखा उधर देखा, उठा उठा के सुना दिया। तो वो लोगों को था कि कुछ कर। तो उस समय पे ये था मेरे दिमाग में कि एक दोस्त होता है जो ये बहुत ज़्यादा कहता है कि कभी कुछ बात हो जाए ना, अपने भाई को जरूर याद कर लियो, और काम पड़ने पे फ़ोन स्विच ऑफ। तो मैंने इसके ऊपर बनाई थी एक वीडियो। मुझे पता नहीं इस बात पे हंसूं कि बुरा लगे मुझे क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी। ऐसा करते हैं बहुत सारे भाई, लगा दियो, और फिर जब फ़ोन लगाओ तो कहाँ गायब है, कुछ नहीं पता नहीं, सॉरी यार रह गया था यार। एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो ऐसी बात जरूर करता है कि अबे तू घर आ जाता ना, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ था तो। और उसके घर भी हम गए थे लेकिन उसके पापा ने गेट से भगा दिया ये बोल के कि वो तो है ही नहीं। तो यही बड़ी कहानी है। तो जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो इसमें दोस्तों का बड़ा रोल था आगे बढ़ाने में। तो मैंने देखा है, जो आपका सवाल था ना कि दोस्त इतना भाईचारा इतना साथ में क्यों रहता है, उसका यही रीज़न है कि कंफर्टेबल बहुत रहते हैं, जुबान के बड़े पक्के रहते हैं। चल रही है बात तो चल रही है, नुकसान हो रहा है तो कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ। तो ये बाकी रीजन में भी देखा है क्या, बाकी जगह भी होता है कि वहाँ पे ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्थ में ज़्यादा है? मैंने अपने आसपास बहुत महसूस किया है, बहुत ज़्यादा। मैं नॉर्थ में बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी इंसान मुझे ऐसे मिलता है ना कि उसके दोस्त नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है कि दोस्त क्यों नहीं है यार। और ये दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आप में ना बहुत कुछ कहता है। दोस्त आज के टाइम में मैं आपको यहाँ पर बैठ के कुछ भी कह दूँ, कैसी भी बात कर लूँ, आपको बिल्कुल ऐसे इम्पैक्ट कर जाएगी वो बात। लेकिन दोस्त आपको डेली ऐसी 10 बुरी बातें बोलता है आपके मुंह पे, जिसे आप कहते हो चला जा बस, तू दिमाग मत खराब कर। वो फिर आ जाएगा 10 मिनट बाद सेम बात लेके, सेम टॉपिक लेके, सेम चीज़ें लेके। तो दोस्ती एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और जिसके पास दोस्त हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपका नुकसान हो जाए चाहे कुछ हो जाए, खोना मत। ये एकदम कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़। एक बात बताओ, मतलब एक क्वेश्चन है, ऐसे छोटे भाई जैसे पूछ रहा हूँ, कैसे जज करो कि कौन दोस्त सही है और कौन गलत? ये देखो, ये कितने दोस्त होते हैं, और उसमें दो चीज़ों से पूछ रहा हूँ मैं ये। एक तो कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए आपके साथ रहते हैं, मतलब उसको भाईचारे से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनका काम निकल रहा है, उनका उल्लू सीधा हो रहा है तो आपके साथ में रहेंगे। और कुछ दोस्त होते हैं जो शायद आपकी ग्रोथ के साथ बराबर ग्रो नहीं कर पाते। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि या तो आप आगे निकल जाते हो या वो वैसे ही हैं, उनका वो फेज़ ही ख़त्म नहीं होता जो 18-19 साल में जैसे रहते हैं कि भाई वही सुबह उठना है, 2-3 बजे तक आराम से उठना है, रात को 3 बजे तक दारू पीना है, पार्टी करना है, और वो उसी साइकिल में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो ये 2 टाइप के दोस्त होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कैसे फिगर आउट करो कि यार ये कैसे, क्योंकि जब हम 18-19 साल के होते हैं तब तो अपन सब ऐसे ही होते हैं कि दिन भर टाइम पास करें, फिर आप सीरियस हो जाते हो और ये सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो आप अब इनको साथ में लेके कैसे चलो, और किसी को लेके साथ में चलो तो भरोसा कैसे करो, किस पे करो और किस पे ना करो? मैंने तो बहुत अपने जीवन में रिश्तों को बहुत बिगड़ते और वैसे देखा। मैंने बिगड़ने के रीजंस जो मोस्टली देखे हैं, वो पैसा, इनसिक्योरिटी, ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं, और एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट। इन 3 वजह से रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं। पैसा, मेरे को मतलब थोड़ा डीप में बताओ कि पैसा मतलब कैसे, एग्जांपल पैसा जैसे कि ऐसे कि आपने कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत की है, आपने वो चीज़ की नींव रख दी। अब आप नींव के दौरान आपका एक दोस्त कह रहा है कि यार तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको पता है यार ये मेरा दोस्त कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप कहते हो आ मेरे साथ आ, कुछ काम करते हैं। अब जो चीज़ आप संभाल रहे हो वो सेम चीज़ वो नहीं संभाल सकता, क्योंकि वो नींव आपने रखी है, वो चीज़ आपने लाके उसको आगे फॉरवर्ड किया है, तो वो चीज़ वैसी बनी है, तो वो आपके पूरे साथ में। अब आप आगे बढ़ोगे तो आप घर भी लोगे, गाड़ी भी लोगे, पैसा भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे। अब इसके बीच में एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है जो उसको बोलता है कि यार रहता तो तू ही साथ है, करता तो तू ही बहुत कुछ है, लेकिन घर गाड़ी उसके पास है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है। वहाँ अगर वो दोस्त बहुत ईमानदार है
तो वो कह देगा भाई जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मिल रहा है, जो वो डिज़र्व करता है वो उसको मिल रहा है, तो दोस्ती बच गई। जहाँ उसने दोस्त को जाके ये बोल दिया कि तेरे पास तो ये सब कुछ आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर रिश्ता ज़रूर ख़राब होगा, क्योंकि ईगो तो दोनों की एकदम से ही क्लैश होगी। क्योंकि वो तो उसका वो रूप देख के डर जाएगा कि ये बात जो तू मुझे बोल रहा है, ये बात तो हम मजाक में भी कर सकते हैं, लेकिन तू तो बिल्कुल ऐसे सीरियस बैठ के कर रहा है, इसका मतलब तू बगावती तेवर लेकर आया। हाँ। तो एक ही होता है, एक इनसिक्योरिटी भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। इनसिक्योरिटी जब आप किसी भी इंसान के करीब हो ना और कोई दूसरा इंसान उसके करीब जाता है तो बड़ा बुरा लगता है कि यार आप कैसे, ये कैसे इंसान इसके करीब जा रहा है। पॉजिटिव वे में भी इनसिक्योरिटी कभी कभी होती है। कभी कभी किसी आप इंसान से मिलते हैं, जैसे मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि मुझे कोई मिला तो उसने मुझे कुछ अपनी बात बताई तो मैं उसके हेल्प करने में लग जाता हूँ। कहीं पर भी मैं कहीं पे भी उसके लिए फिर फ़ोन करना शुरू कर देता हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी करूँ, कैसे भी करूँ उसको निकालने की। तो मुझे बहुत से बार लोग कहते हैं कि मेरे आसपास वाले लोग ही कहते हैं कि हमें डे 1 पर ही जब ये इंसान आपसे मिला था तो हमें डे 1 पे ही पता था कि ये आने वाले कुछ टाइम में आपके सामने बात रखेगा, कुछ ना कुछ आपसे फेवर लेगा, वो पता लग जाता है। देखने से पता लग जाता है। तो ये पॉजिटिव भी इनसिक्योरिटी है जिसमें आदमी आपको बताना शुरू, आपकी अगर अपने दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो आप समझेंगे। अगर आप थोड़े से वैसे हैं कि अरे कोई नहीं यार कर भी रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, बांटने में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो कुछ नहीं है। मतलब जो पहली सांस भी आई थी और आखिरी सांस भी आई थी वो सब भोले बाबा की देन है। सब कुछ सब उन्हीं का है। वो जब मन करेंगे, जब इसको छीन लेंगे, जब वो इसको मन करेंगे। मैं सबसे बड़ा पाप सुसाइड मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने प्राण लेने का हक जो ईश्वर के पास है वो आपने छीन लिया उनसे, आपने खुद के अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत बड़ा मैं एक पाप मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि एक सुसाइड करने के पीछे आदमी की मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसको ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं, वो एक उसका एक अलग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि मैं उस फेज़ में कभी रहा नहीं या देखा नहीं, तो मैं ऐसे जज भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उस चीज़ में जब इंसान घुसता है या उस चीज़ के अंदर इंसान चला जाता है तो उसका दिमाग उस टाइम पर एकदम सुन पड़ जाता है। उसको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, चीज़ें क्या कर रहा है। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं बड़ी जल्दी लोगों की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता हूँ, तो उसमें पॉजिटिव इनसिक्योरिटी ही आ जाती है। नेगेटिव कभी कभी ये भी होती है कि कोई हमारे साथ अच्छा इंसान भी जुड़ रहा है, लेकिन जो 10 साल पुराना आपका दोस्त है उसको समस्या है इस बात से कि ये अगर करीब चला गया, मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये जल्दी इसके करीब पहुँच जाएगा। ऐसे लगता है आपको कि दोस्ती जब आप स्टार्ट करते हो तब साथ में रहते हो, फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लगते हो तो इनसिक्योरिटी, पैसा, अलग अलग स्किल्स, वो सब तो अलग है। उसके अलावा अगर जब किसी के पार्टनर होता है, शादी होती है, गर्लफ्रेंड आती है, तब भी अलग अलग होने लग जाते हैं लोग। ये नोटिस किया? हमारा थोड़ा सा अलग रहा है। हमारे यारी दोस्ती में सबसे पहला रूल ही रहा है कि लड़की बीच में नहीं आएगी कभी भी। लड़की कभी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं उस कल्चर से आता हूँ। आपके घर गया, आंटी नमस्ते, आपकी सिस्टर मिली, बहन कैसी है, हम उसी कल्चर से आते हैं कि अगर वही है जो स्कूल में आके मेरे दोस्त ने कह दिया। एक दिन आया मेरे पास, मुझसे आके कहता है कि भाई तेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन गई हो। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा हाँ भाई। मैंने कहा कैसे? कह रहा बस कल प्रपोज मार दिया उसने, हाँ कर दिया। अगले दिन वो हमें दिखी, हमने कह दिया भाभी नमस्ते। कह रही भाभी कि कौन सी भाभी, किस एंगल से भाभी? मैंने कहा कौशल, कल हाँ हुई है कौशल से। ऐसे कौन कौशल? मैंने कहा कौन कौशल? कौशल? कह रही कौन? पहले तो ये बता तू कौन? मैंने कहा मैं सीवन स्कूल में। कह रही कहाँ से, कैसे? अगले दिन हम कौशल के पास पहुँचे। हमने कहा कौशल कैसे हुआ, क्या क्या हुआ? कह रहा भाई मिली, प्रपोज करे, गोलगप्पे खाने गए, ये गया, उसको ब्लू कलर फेवरेट है उसको, उसने बहुत बढ़िया हमें कहानी सुना दी। फिर हमने गुद्दी पकड़ी उसकी। मैंने कहा बेटा इधर आज ही मिली थी। हमने उससे कहा ऐसे तो ऐसे कह रही भाई देखो सुनो, थोड़ी हाइप क्रिएट हो गई है 10-12 लोगों में, आपको पता लग गई है, असलियत अपने तक रखो, किसी को मत बताओ, चलने दो। वो रोज एक कहानी बता रहा है कि भाई कल पहली बार हाथ पकड़ा उसने यार,
कल वो रेड सूट पहन के आई थी, डेली हमारे सामने ही बताता था। फिर धीरे धीरे उसने हमें कहानी में घुसाना स्टार्ट कर दिया। अमित तू बता कल तेरे से क्या 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 कह रही थी? मैंने कहा यार यही कह रही थी भाई नेचर बहुत अच्छा है कौशल का, बहुत बड़ा अच्छा नेचर है, जितने भी लड़के हैं सब भाभी बोलते हैं तो अच्छा फील होता है। उसने हमें कहानी में इतना इन्वॉल्व कर दिया कि जिन जिन लड़कों के पास जब जब वो एक्सपोज होता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, झूठी कहानी, वो मुझे आके बोलते थे, और भाई जब आप मिले आपको कैसा लगा? मैंने कहा पता लग गई क्या कह रहे हैं। मैंने कहा भाई माफ़ कर देना। तो हमारा ना हमेशा से मैं थोड़ा सा उसी कल्चर से आया कि हमारे में कभी लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पर्सन का ऐसे हुआ नहीं है कि लड़की के चक्कर में उससे। देखो आपके साथ जब भी कोई एक रिश्ता जुड़ता है उसका एक बहुत सकारात्मक भी प्रभाव होता है आपके जीवन पे और नकारात्मक भी प्रभाव होता है, क्योंकि वो इंसान, हर इंसान यहाँ पे जितने यहाँ पर भी, चाहे यहाँ पे चाहे मैं, हम पॉजिटिव एनर्जी भी बहुत लेकर बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेकर बैठे हैं। अगर कोई इंसान ये कहता हो कि यार मेरे अंदर तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी इंसान को अपने दोस्त की सफलता से भी जलन होने लगती है, और कभी कभी दोस्त को अपने दोस्त की जब कामयाबी देखता है तो उसको बहुत प्राउड भी महसूस होता है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। जब हम स्कूल में थे और एक दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाते थे, भाई बहुत चिड़चिड़ा मूड रहता था पूरे दिन, यार ये कैसे ले आया यार, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, इसके कैसे, वो एक नेगेटिव एनर्जी हम उसकी तरफ फेंक रहे हैं क्योंकि हम वो कर नहीं पा रहे और दूसरा कर लिया तो जलन हो रही है। वो कर लिया। आप मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे बहुत सालों से नहीं मिला था, 12वीं के बाद मैं नहीं मिला था। तो वो स्विगी में जॉब करता है। तो मुझे एक दिन मेरा एक दोस्त कहता है कि यार तुझसे ना वो मिलना चाहता है। मैंने कहा तो बुला लेना उसको, बुला ले। कह रहा नहीं यार, वो कहता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और ऐसे ऐसे जॉब का वो रहता है। मैंने कहा इसके पास चलते हैं ना, ये इससे पूछ कहाँ ये जॉब करता है, कहाँ ये चीज़ें करता है। तो उसने बताया ऐसे ऐसे यहाँ पे डिलीवरी करता है। तो मैं रात को उसके पास पहुँचा, वो मुझसे मिला तो वो रो पड़ा। तो उसने मुझे कहा कि भाई हम क्या करते थे, जब सारे ऑर्डर देने जाते थे तो हम सब रात को जब मिलते थे तो टीवी पे चला के तुम्हारी वीडियो देखते थे 5-6 दोस्त, और मैं सबको कहता था ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है। तो सब मेरे हंसते थे, सब मेरे साथ हंसते थे। मैं कहता था अरे मेरे साथ पढ़ा है, ये पढ़ा है, वैसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। और वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो मुझे 15 साल पहले 10 साल पहले स्कूल में करता था, वैसे ही बोल रहा था। यार बढ़ाना, मैं तुझे बताऊं भाई, मैं वहाँ बैठा, मैंने कहा भाई ये मेरे साथ रहा है, इसकी बताऊं, ये गोल मारता था, वहाँ घूमता था। वो बदला ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं बदला। ये दोस्ती की खासियत है। और वो इतना जेन्युइन बंदा, मतलब इतने जेन्युइनली मेरे को हर एक चीज़ के वो रिव्यू दे रहा था, बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू दे रहा था। वो जैसे वो कह रहा था भाई अच्छा है, आप बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, अच्छा लगता है, एक एक चीज़ आपकी ऐसे होती है ऐसे होती है। लेकिन जब आप शुरुआत वाली जो आपकी वीडियो थी ना, वो मैं बहुत आराम से कहीं भी चलते चलते देख लेता था, छोटी होती थी। अब आप 1 घंटे बनाते हो, अब मैं संडे का दिन निकालता हूँ, सैटरडे का निकालता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई मेरे करीबी ऐसी बात रख सकता है मुझसे, कभी नहीं रखेगा, क्योंकि वो मेरे विजन में जुड़ा हुआ है, वो मेरी थॉट देखता है, वो देखता है यार सुबह शाम इतना काम हो रहा है, हम इसको ऐसी बात बोल देंगे कैसा लगेगा, उसके दिमाग में नहीं है। वो आज भी वही बात कर रहा, उसे मेला कह रहा खिला तो देखो जब। तो हमारी दोस्ती हमेशा से ऐसी रही। तो मेरा एक दोस्त बना कॉलेज में, वो जयपुर का था और वो बहुत अच्छे घर से था, बढ़िया घर से था। तो वो मुझे कहता था, वो BMW लेके आया, तो मुझे कहता भाई घूमने चलते हैं, आज शॉपिंग करेंगे। उसने मुझे ऐसे कहा। अब मैं हूँ उस वाली कंडीशन में, लेकिन मैं हमेशा ना थोड़ा सा ऐसे रहा कि बात गिराता नहीं था, मतलब ऐसे भी नहीं करता था कि अरे भाई नहीं 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 मैं नहीं जा रहा, झूठ नहीं बोलता था, चल यार अपना नुकसान कर दें, चल देते हैं उसके साथ। अब वो पहुंचा नाइकी के शोरूम में, अब उसने अपने जूते वूते लेने शुरू करे, टी-शर्ट वगैरह लेने शुरू करी। अब वो मुझे कहता है आप भी ले लो कुछ। अब मैं कैसे बताऊँ, मेरे पे तो पड़े ही 70 रुपये। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ। अब जब मैंने 1-2 बार जूते ऐसे कर कुरा के देखे तो उस पर 8-10 हज़ार, किसी पे 6,000, किसी पे 7,000। मैंने कहा भाई इस बात पे तो मतलब मेरे घर में पूरे 6 साल डिबेट हो जाएगी अगर मैंने 6,000 के जूते ले लिए। तो उस टाइम पे इतने अंदर से ना ऐसा एहसास होता था कि कभी कभी घर पे भी निकलती थी वो बात। कभी कभी आप बोल देते थे घर पे कि कुछ तो कर रहे नहीं हो हमारे लिए, कैसे भी नहीं करा। लेकिन आप इसको अगर देखें तो ये पीछे से ऐसे चलता रहा है। जो हमारे जो दादाजी थे, अगर क्योंकि मेरी फैमिली में तो थोड़ा ऐसा रहा कि मेरे दादाजी थे, जब मेरे पिताजी 3 साल के थे
तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया, वो आर्मी में थे। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो हमारी तो ऐसी थी कि गरीबी ने कभी पीछा ही नहीं छोड़ा, हमेशा फीमेल जितने भी, मतलब चाहे मेरी दादी जी हों, फिर मेरी मम्मी जी हों, चाचा जी हों, इन लोगों ने संभाला फिर घर। तो पहले तो फीमेल के ऊपर ही, जैसे दादाजी चले गए तो फिर मेरी दादी ने अपने, मतलब मेरे पिताजी और चाचा जी को पढ़ाया, अपने भाई थे जो उनकी उनसे मदद ले लेके उनके वहाँ पर भेज के कि 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ाया, फिर 8वीं तक गांव में पढ़ाया, ऐसे करके करा। फिर पिताजी चले गए तो फिर मम्मी और चाचा जी ने संभाला। तो मेरे साथ तो गरीबी बिल्कुल ऐसे चिपक के रही, 10-10 रुपये 20-20 रुपये के ऊपर ऐसे करना बहुत ज़्यादा देखा मैंने, करीब से इतनी गरीबी एकदम से मैंने वो देखी। जैसे पास बनता था, जब आप बस से जाते थे तो बस में पास होता था, तो वो पास बनता था 3 से 6 महीने का बनता था, और उसके कुछ पैसे लगते थे 140-150 रुपये कि आप उसमें आपको कॉलेज का पास दिखाना होता था, और कोई भी कॉलेज के पास के DTC में आपका वो पास जाके बन जाता था। अब जब वो मेरा पास बन गया था तो मुझे पास से पहले डेली 50 रुपये मिलते थे कॉलेज से आने जाने के, और वो 50 में कटौती हो गई, 30 मिलने लगे। तो मैंने फिर झूठ बोलना शुरू किया। मैंने कहा एक तरफ से स्टाफ चल जाता है, एक तरफ से पास को अलाउ नहीं करते। अब पता नहीं मेरे घर वालों को शुरू से क्या आदत है, हर चीज़ में घुसना है उनको। कौन सी जगह से नहीं करते बता मुझे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी के बाद नहीं करते, कल ही जाऊँगा, कल ही पूछूंगा यूनिवर्सिटी पे जाके बस वालों से, तुम उसके बाद स्टाफ क्यों नहीं चलाते हो। मैंने कहा यार ये एक तो यहाँ पे मैं बहुत बुरा फंस जाता हूँ। मैंने कहा इसका कुछ ऐसा तोड़ ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं पाए। मैंने इमोशनल तोड़ ढूंढने स्टार्ट किया, किताबों से पैसे उड़ाने शुरू करे मैंने कि मेरी कल किताब आनी है। कौन सी किताब आनी है? ये किताब आनी है। कितने की आनी है? 300 रुपये की आनी है। अब 300 उस पर MRP लिखा होता था, लेकिन वो देते 260 250 की थी, पर उससे मैं पूरी बहस करके 230 240 की ले लेता था, और 60 रुपये बचे। तो ऐसे 50-60 रुपये बच गए। तो मेरे साथ ना इतनी जुड़ी हुई रहे ना पैसे। आपने ना 2017 में स्टार्ट किया और आज तक रेलेवेंट हो। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, तो ऐसा एज अ कंटेंट क्रिएटर डर लगता है कभी कि रेलेवेंट हो जाऊंगा? पहले बहुत डर लगता था, 19-20 तक ना ऐसे बहुत डर लगता था, क्योंकि एक समय तो लाइफ में आपका ऐसा आ जाता है जब आपको ये पता लग जाता है ना कि अब तो कुछ कर लेंगे यार जीवन, अब कर लेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है भाई। 19-20 में तो अभी तो आपको जज ही कर रहे हैं ना लोग। कोई कह रहा है कि अनडिजर्विंग है, कोई कह रहा है इस वजह से फेमस है, कोई कहता है उस वजह से फेमस है, क्योंकि 2-3 साल तो आपके इसी चीज़ में निकल जाते हैं। लेकिन जब आपको 5-6 साल हो गए हैं और अब आपको पता लग चुका है कि यार देखो सॉल्यूशन तो एक है, काम अच्छा देना होगा, लगन के साथ काम करना होगा, समझदारी वाला काम दिखाना होगा। ये नहीं कि कुछ भी अभी भी तुम 35-36 साल के हो रहे हो और अभी भी तुम बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हो, या ऐसा कुछ प्रिटेंड कर रहे हो कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई मान जा यार तेरे पे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो आपको उसके तरीके से अगर चीज़ें चलनी पड़ेगी तो वैसे लगता है। बात है इररेलेवेंट होने की। इररेलेवेंट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे लोगों में ना एक चीज़ ये है कि हम एक तो क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इमोशंस पे बहुत चलता है, बहुत तगड़े, इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। उस इंसान की एक गलत बात आ जाए फिर उसको गाली बकने लगते हैं। मुझे इस सोशल मीडिया से बहुत डर लगता है, इस तरह के सोशल मीडिया से। मैं कह रहा हूँ आपने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि आपके इस कंटेंट में मज़ा नहीं आया, लेकिन मुझे नेक्स्ट डे कुछ अवार्ड मिला, तो आप मुझे ये भी कहो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन आप मुझे ये भी कह रहे हो आपके कंटेंट में ऐसे है, और फिर नेक्स्ट डे जब अवार्ड मिला है तो आप मुझे कॉन्ग्रेट्स भी नहीं कह रहे, तो ये हेट है, क्योंकि क्लियर कट दिख रही है। मतलब अच्छा करना है तो बोल दो यार तू अच्छा कर रहा है, और कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, तो वो भी एक उनका एक अपना ओपिनियन हो चुका हो। क्योंकि मैं तो डिफरेंट वो देखता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहने लगूँ आप SSC देखना आपको बहुत पसंद आएगी, तो शायद आप ये कहो कि भाई मैंने कभी तैयारी नहीं करी, मुझे नहीं पता यार कैसा वर्ल्ड होता है, मैं शायद कम रिलेट करूँगा या मुझे समझना है। इट डजेंट मीन मेरा प्रोडक्ट खराब है। मेरा प्रोडक्ट जब खराब है जब आपने तैयारी भी करी थी और आप कहने लगे यार मुझे रिलेटेबल नहीं लगी, भाई मैंने तो तैयारी करी थी, उसके बाद भी नहीं, तो प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है। लेकिन अगर आदमी कंटेंट के ऊपर बात कर रहा है और उस वाले कंटेंट के अंडर में आपका 5 से 10% 20% भी कुछ रहा है और उसके बाद भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे,
तो प्रोडक्ट डेफिनेटली ख़राब है फिर। मैं तो शायद रिलेट करूँगा एसएससी से, नॉट बिकॉज कि मैंने कभी कुछ किया है, पर मैं जहाँ रहता हूँ इंदौर में, वहाँ पे मेरे घर के पास में हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, यहाँ के बच्चे बहुत एमपी, मतलब वहाँ पे आईआईटी की भी उतनी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी उतनी कर रहे हैं, एसएससी की भी उतनी कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ को फोड़ने में लगे हुए हैं। और आई थिंक सबसे बड़ा बिजनेस पूरे शहर में, जितने शायद नेताओं के पोस्टर नहीं होंगे उनसे ज़्यादा इनके पोस्टर होते हैं टीचर्स के कि ये बड़े से टीचर का फोटो और उसके बाद उसके देखो ये भी बहुत अच्छी खूबसूरती आई है हमारे हिंदुस्तान में कि अब पॉलिटिशियंस के भी फ़ैन हैं, एक्टर्स के भी फ़ैन हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके भी फ़ैन हैं, टीचर्स के भी फ़ैन हैं, सभी के अब सब फ़ैन हो गए। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। पहले क्या था कि दुनिया सिर्फ एक्टर्स की, एक्टर क्रिकेटर बस कि क्रिकेट जो अच्छा खेल रहे हैं और जो एक्टिंग में है उनके फ़ैन, अभी सभी के फ़ैन हैं। और ये सबसे खूबसूरत बात लगती है कि सबको सब कुछ मिल रहा है, सबको सब मिलना चाहिए यार। अरे बिल्कुल, मैं उस दिन मैं बताता हूँ, मेरी बड़ा शॉकिंग था और इतना खुश हुआ मैं उस दिन कि मेरी बिल्डिंग में लोग टेबल टेनिस का फाइनल मैच देख रहे थे, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग में कम से कम 25-30 लोग थे जो टेबल टेनिस प्लेयर के फ़ैन थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टेबल टेनिस इंडिया में लोग देखेंगे। मतलब बहुत एक इंडिया में इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं, चाइना वाइना में ज़्यादा स्पोर्ट है, टेबल टेनिस बहुत ही छोटा। अभी तो हम क्रिकेट फुटबॉल से बाहर नहीं आ पाए, क्रिकेट से ही बाहर नहीं है, क्या फुटबॉल देखेंगे, क्या हॉकी, क्या बास्केटबॉल, ये सब दूर। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के भी लोग फैंस बन गए ना, बहुत बढ़िया बात है। ये अच्छा है, ये अच्छा साइन है, मतलब समझदार हो रहे हैं और देख रहे हैं। जो पहले एक तो ना जनरेशन की, सब जनरेशन की ये प्रॉब्लम रही है कि जब हम 2000 में गाने सुना करते थे तो सब कहा करते थे ये कोई गाने तो कुमार सानू और ये इनके होते हैं, उदित नारायण, उनको मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार जी के लिए ताने लगते थे। अब जो गाने हम ऐसे सुनते हैं जो हम कहते हैं कि ये क्या है, हम उनके लिए करते हैं। तो जनरेशन से कंप्लेंट है, क्योंकि सोच मैच नहीं है, चीज़ें मैच नहीं है। अब ऐसे ही होगा, अब जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी। अब इनको जो आज वाली जनरेशन है, इनको वो 5 साल वाली से प्रॉब्लम होगी कि ये क्या हो गए हैं। हर किसी से अब तो पहले तो 2-15 साल का गैप होता था, अब तो 5 साल 4 साल 4-5 साल के गैप में एकदम से चीज़ें ऐसे हो जाती है ना कि एकदम अलग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि OTT से डील क्यों नहीं करते हैं? कल पे अगर नेटफ्लिक्स होता है, अमेजोन होता है, हॉटस्टार, जी टीवी, जी सिनेमा, जो भी जियो सिनेमा, सब सारे जो हैं, राइट, बहुत आते होंगे क्योंकि आप व्यूज़ कमांड करते हो, आपकी पॉपुलैरिटी है, आपके नाम पे उनके चैनल पे ट्रैक्शन आएगा, उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रैक्शन आएगा, तो डील्स तो आती होगी। तो OTT चूज़ नहीं किया और यूट्यूब क्यों चूज़ किया? भाई मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, एक यूट्यूबर के तौर पे बता रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा OTT पे काम किया। मैंने 12 से 15 वीडियो अमेजॉन मिनी टीवी को दिए, 6 एक्सक्लूसिव, बाकी नॉन एक्सक्लूसिव जो मेरे चैनल पे होती थी वहाँ से। मेरी फिल्म आई थी अमित भड़ाना LLB, जिसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट डिज्नी हॉटस्टार ने खरीदे थे नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स पे। नेटफ्लिक्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, प्राइम के साथ मैंने काम किया हुआ है, मैंने काम सभी के साथ किया हुआ है। फुल एक्सक्लूसिव एक उनको क्यों नहीं दिया? फुल उसके पीछे देखो मेरा एक वही है ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कि मैंने 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी पहली वेब सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा। मतलब जुबान के लिए ना, ये जो जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब मैं इसका चल रहा था कि SSC में की बात चल रही थी, देखो ये चीज़ है कि यूट्यूबर्स में अब OTT बहुत इंटरेस्ट लेता है। हाँ। क्योंकि उनको दिख गया है कि भाई ये लोग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास टीम है, इनके एक्ट में, इनकी चीज़ों में दम है, लोग जुड़े हुए हैं इनसे, इनमें कहानी लिखने का दम है, ये एक्टिंग कर सकते हैं, ये पैकेज कर सकते हैं और उनको देखने लोग भी आएंगे, तो वो पता लग चुका है। तो वो हमेशा होता है। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में बोल रखा था कि मैं पहली वेब सीरीज़ जो बनाऊंगा वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो बस उसके चक्कर में मैंने कहा ये कर देते हैं यार, इस पर कर देते हैं। बाकी तो OTT से तो लगभग SSC की डील हो ही गई थी, आई थिंक फरवरी में हुई थी वो डील ना, बट पूरी नहीं, मतलब बातें जैसे चलती रहती हैं कि आपके डिलीवरेबल्स ये होंगे, ये चीज़ें होंगी, तो उन पे फिर ये अच्छा है, ये नहीं, ये डिलीवरेबल हटाओ, ये ऐड करो, वो सब चल रहा था। हाँ। फिर एकदम से मेरे दिमाग में है कि यार नहीं यार, जो चीज़ बोल रखी है पहले तो वो कंप्लीट करते हैं, बाकी इसमें कहानी अच्छी है, इसको किसी ब्रांड को दे देते हैं,
वो कोई भी एजुकेशनल ब्रांड इसको ले लेगा। मेरा मोटिव था कि एजुकेशनल ब्रांड कोई साथ में काम करे ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मेरी कहानी बहुत अच्छे से उनके स्टूडेंट्स तक, उनके विज़न के साथ मैच होकर कहीं ना कहीं पहुँचेगी, और उसका मिला है, मुझे हेल्प मिली है कहानी में। इंटरेस्टिंग। ओके, अब एक बात और कि जैसे कंटेंट क्रिएटर एज अ करियर अभी मतलब फैंस तो हो गए हैं, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी खतरनाक नहीं मिलती। कभी स्टीरियोटाइप ऐसा फील किया है? भाई मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स को तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं मतलब एक अभी भी है ना, यूट्यूबर्स को बहुत रिस्पेक्ट है भाई। जितने भी ये जितने यूट्यूबर्स रहे हैं ना, जो जिन्होंने फनी वीडियोस जितने भी बनाते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और भीड़ भी बहुत लग सकती है। भीड़ तो एक ऐसा वर्ड हो जाता है कि भीड़ इन द सेंस कि आपको लोग देखने आ सकते हैं, आपने उतनी पोटेंशियल कमा ली है, आप उसका इस्तेमाल किस तरफ करते हो। आर्ट की तरफ इस्तेमाल होगा तो बहुत बेटर रहेगा, सोसाइटी की तरफ इस्तेमाल होगा तो बहुत बेटर रहेगा। अगर 1 लाख बच्चों में से 500 बच्चों ने भी ये सोच लिया ना कि यार एसएससी देख के एसएससी क्रैक करना है, कामयाब भाई कहानी, कामयाब है भाई कहानी। जैसे मैं 3 इडियट्स से बड़ा प्रभावित था, मैं भी बहुत प्रभावित था। मैंने जब वो आई थी मैं 10th क्लास में था शायद, और मैं अपने दोस्तों से कहता था यार बड़ी अच्छी है फिल्म है, ये है वो है, भाई मज़ा आ गया। और रणछोड़ दास का क्या कैरेक्टर था यार, ऐसा बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब देखो 15 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी उसकी बात करता हूँ। इम्पैक्ट मतलब राजकुमार हिरानी, मैं अगर कोई मुझे बॉलीवुड में बोले तो मैं एनी डे मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, एनी डे एनी टाइम, कभी भी, बिना किसी शर्त, बिना किसी पैसों के। इम्पैक्ट, यही तो इम्पैक्ट होता है, ये इम्पैक्ट है। तो वो मेरी हमेशा विश लिस्ट में है कि भाई इनके साथ मुझे जीवन में काम करना है एक बार। इंस्पिरेशन कौन है आपकी? कोई 3-4 नाम बताओ मगर जिससे इंस्पिरेशन लेते हो। फेलियर्स इंडिया में फेलियर्स नहीं, मतलब लोग बताओ कौन, किसी को आइडल जैसे देखते हो, कोई किसी इंसान का मतलब प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ में? बहुत आइडल्स तो मतलब एक हर 2 टाइम में चेंज होते हैं, चलो ऐसे मान लो। ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं आइडल्स वगैरह ऐसे, क्योंकि एक तो जैसे मेरे फादर नहीं है तो मैं किसी को एक तो गॉड फादर नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता कि मैंने उससे सीखा है, यानी क्योंकि वो अगर कोई गॉड फादर है तो वो फादर ही है मेरे, तो वो ही हमेशा रहेंगे। बात इंस्पिरेशन, तो फेलियर्स मेरे बहुत इंस्पिरेशन रहे हैं। लेकिन अगर नाम की बात आती है कि हर एक फील्ड में, जैसे मुझे राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है। मिले हो कभी राहुल द्रविड़? नहीं, मैं कभी मिला नहीं हूँ। क्या पसंद है राहुल द्रविड़ क्या? मुझे उनके अंदर सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? वो ना घर के वो वाले बेटे थे जिसको जो काम दिया वो कर दिया उन्होंने। एक घर का जो बेटा, जैसे मुझे, मैं अपने आप से बहुत रिलेट करता हूँ। घर का वो बेटा, मुझे जैसे घर में किसी को जाना है कहीं पे, वो इंसान नहीं जा रहा, चल भाई तू पहुँच, उससे पूछा ही नहीं अगले का क्या शेड्यूल है, अगले मोमेंट में कहाँ जाना है, चल तू करके आ ये काम। अगला कह रहा है यार मुझे कहीं जाना था, करके आ, तू कर गया। बहन को स्कूल छोड़ के आना। हमारे पास एक गाय थी, एक भैंस थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, गाय भैंस का सब कुछ करना, न्यार लेके आना, न्यार होता है जो उनका खाना होता है, वो लेकर आना, भूस लेकर आना, ये सारी चीज़ें करके 7 साढ़े 7 बजते थे। फिर मेरे चाचा जी का जो प्रॉपर्टी का और उसका काम था, बहुत छोटा सा एक ऑफिस था, वो सुबह सुबह खोल के आना, वहाँ पे पूजा करके आना। पूजा का बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे, शुरू से ही मैंने बहुत पूजा करी है। मैंने 2009-10 में 8 में मैं राजस्थान बाबा मोहन राम के टेम्पल जाया करता था। श्री राम जी की, मरघट वाले बाबा, हनुमान जी की बहुत पूजा करी है मैंने। कि एक टाइम ऐसा था मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने देखा हनुमान जी ने बड़ा कंट्रोल कराया उस गुस्से को। तो मैं पिछले 1.5 साल से शिव जी के बड़े क्लोज हूँ, भोले बाबा जी के। सोमवार का व्रत रखता हूँ मैं, तो वो मैंने लाइफ टाइम के लिए बोल रखा है कि जब तक जिएंगे सोमवार का व्रत जरूर करेंगे। तो पूजा पाठ करना, वो पूजा पाठ करके आने के बाद 10-11 बज गए। 10-11 बजे के बाद थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना, 12 बजे स्कूल निकल जाना, शाम को वापस आना, दूध निकलवाना आके स्कूल से, सारी चीज़ें, फिर खाना खाना, फिर सो जाना। ये मेरी लाइफ कम से कम 10-12 साल नॉन स्टॉप यही रही। जब मेरी बहन ने 12th की तब मुझे आराम मिला। भाई मेरा इवनिंग स्कूल होता था, मैं तो 9-10 बजे चित्त हो जाता था, थका होता था पूरे दिन का। बहन मुझे 5:30 बजे उठा देती थी कि देख उठ गई हूँ, 1 घंटे में तैयार हो रही हूँ, 6:30 बजे मुझे छोड़ के आएगा स्कूल में।
मुझे थोड़ी सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ जब मुझे बोला गया कि अब तू साइकिल से नहीं बाइक से छोड़ के आएगा। मैंने कहा अरे वाह, मजा आ अब गया। तो बहुत मजे। लेकिन बाइक का चस्का 1 साल बाद उतर गया। मैंने कहा यार ये क्या, गाड़ी जब होती नहीं थी, पहली गाड़ी घर में सेंट्रो आई थी। मैंने कहा गाड़ी में 1-2 बार कह दो जरा, गाड़ी में भी छोड़ के आएंगे इस तरीके से। भाई इतना जलील फील कराया मुझे मेरे घर वालों ने। अच्छा गाड़ी में छोड़ के आएगा तो तेरे से बाइक भी छिनेगी, तेरे से सारी चीज़ें छिनेंगी, तुझे हम बताएंगे। तो ऐसे इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ से कनेक्ट करते हो आप। हाँ मतलब उनको विकेट कीपर बना दिया, कैप्टन बना दिया, तो वो मुझे बहुत पसंद। राजकुमार हिरानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। धोनी, माही भाई तो सबको पसंद। हाँ धोनी। माही भाई से मिले हो कभी? नहीं मैं कभी नहीं मिला उनसे, कभी। मेरा यार ये स्वभाव है, ना तो मैं किसी को मैसेज कर पाता हूँ, ना मैं कभी किसी से मिलने की पहल कर पाता हूँ। मुझसे कोई खुद मिल ले, कोई खुद मुझसे जान ले तो एकदम ऐसे हो जाता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। हनी सिंह को बहुत पसंद करता हूँ मैं। हनी भाई से मिले? हनी भाई से तो मैं, हनी भाई का तो बड़ा अच्छा किस्सा है। हनी भाई का ये किस्सा है कि इंटरनेट पे एक दिन मुझे सुबह सुबह बहुत मैसेजेस आने लगे, हनी सिंह ने तुम्हें फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। ये 2020 की बात है शायद, लॉकडाउन के आसपास की बात है। हनी सिंह ने तुम्हें फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, हनी सिंह ने। मैं देखने के मैंने उनका वो गाना आने वाला था, मखना गाना था जो, ये कौन सी ईयर की बात होगी, मखना आया था जो, पता नहीं ये और याद नहीं है। मखना गाना पता है। हाँ। तो जब वो आ रहा था बड़े टाइम बाद, तब उन्होंने मुझे फॉलो किया था उस टाइम पे। तो मैसेजेस आ रहे थे भाई हनी सिंह ने फॉलो किया। मैंने देखा, मैंने कहा यार हनी सिंह ने फॉलो किया है, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा पाजी थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। फिर उन्होंने बोला नंबर क्या है आपका, फिर मैंने नंबर, तो मेरी फर्स्ट टाइम फिर उनसे बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि पाजी मैं तो, हम तो, हमारा तो स्कूल ही पूरा स्कूल ही ऐसे निकल गया। ब्लूटूथ पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, मैंने कहा हम तो इसको सुन के ये यार पता है यही खासियत है हम लोगों की यार, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नॉस्टैल्जिया को इतना जी के इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना उसकी, कि आज के समय में चाहे उस इंसान को लोग पहचाने ना, किसी को भी जो हमारे साथ नॉस्टैल्जिया लेकिन है, जैसे शक्ला का बूम बूम, शक्तिमान, इनकी कहीं भी बात चल जाए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि अरे यार इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा था, आज भी अगर ऐसा शो आए तो हम इसको देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी खासियत है हमारी कि इज्जत देना उस चीज़ को, वो कभी बंद नहीं किया। ट्रू, मतलब वो तो है यार, मतलब नॉस्टैल्जिया आई थिंक, बट ये 90s के बच्चों में ज़्यादा है। मतलब 80s 90s तक के 2000 के शायद बच्चे यूजुअली कम करते हैं। आई डोंट नो, आई एम जस्ट 2000 वाले बच्चे उसको देख के ये जरूर सोचते हैं कि यार ये अच्छा था, ये भी बात है। अच्छा। मैंने फील किया है कि वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे होता था यार, ये तो बहुत अच्छा होता था, मतलब ऐसा कुछ हो जाता था। क्योंकि पूरे का पूरा इमोशन, ये वाली जनरेशन लगती है लोगों को, बट ये बहुत इमोशंस वाली जनरेशन है। हमें लगता है ऐसे दूर से क्योंकि हमारे अंदर चीज ही वो घुस चुकी है ना, कि हम इतना सा कुछ देखा और हमें लगता है ऐसा सबका नजरिया है। बहुत कम लोगों के उस पर हम लोग जज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों पे हम बहुत ज़्यादा को कर लेते हैं। हम सोचते हैं अच्छा ऐसे करके हम उसको करने लगते हैं, लेकिन अपोजिट है। बहुत इमोशंस वाली जनरेशन है जितना मैं मिलता हूँ, 20-21 साल के लड़कों से लड़कियों से, वो एकदम इमोशंस में डूबे वाली, मेहनती बहुत है, चीज़ें बहुत ज़्यादा वैसी है। बस यही है कि इंटरनेट वाले हैं, वो जो एक रियल बिल्कुल ही जीरो का स्ट्रगल था ना, उससे थोड़ा सा हट गए हैं, एक लेवल ऊपर आ गया। एक लेवल। क्योंकि हमारे लिए तो गूगल जैसी, हमारे सुबह उठना और साइबर कैफ़े जाना, साइबर कैफ़े के लिए जो 5-10 रुपये चाहिए 1 घंटे का, फिर जाके वहाँ पर गूगल खोलना, फिर वहाँ से पता करना कि क्या होने वाला है, और एक फिर ऐसे कि क्या बोला तूने, नहीं ये नहीं है, ये है। बड़ा फ़र्क है उसमें। मुझे एक बात बताओ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे कभी? करनी चाहिए मेरे जैसे व्यक्ति को। मन है, कभी इंटरेस्ट है, कभी सोचा उस तरफ जाने इंटरेस्ट का? नहीं है, ऑफ़र है मेरे पास, बहुत ऑफर्स हैं। 2021 से स्टार्ट हुए थे, 2021 के, 2024 के भी हैं, लेकिन अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगले 10-20 साल में तो कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो पूरे करियर की तरफ है। लेकिन मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर उस इंसान को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए जिसने इतिहास से कुछ ना कुछ सीखा हो, क्योंकि जो इतिहास से सीख कर आता भविष्य वही बदल पाता है।
तो करनी चाहिए। करनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इतिहास से कुछ ना कुछ तो सीख के आया कि ये बिगेस्ट मिस्टेक थी, ये बिगेस्ट प्रॉफिटेबल चीज़ थी देश हित में। देश हित सबसे ऊपर, मतलब राष्ट्र हित। तो पढ़ते हो ऐसे देश हित के बारे में, हिस्ट्री कह रहे हो? मतलब अच्छा लगता है मुझे। मैं हिस्ट्री हमेशा द्वापर, त्रेता और सतयुग, मैं उनको भी हमेशा हिस्ट्री में ही काउंट करता हूँ। जो लोग उसको माइथोलॉजी कहते हैं, मैं उन लोगों से एग्री नहीं कर पाता, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है हमारी। हाँ, मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री के बारे में, बहुत पढ़ता हूँ मैं। मतलब अभी रिसेंटली थोड़े दिन से पहले एक सीरीज़ है एम्पायर करके, मतलब उसमें पूरे 2 लोग शायद पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो पूरा बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज इंडिया पे आया, कैसे इंडिया को उन्होंने तोड़ा, किस नब्ज़ को पकड़ के तोड़ा, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो पूरी सीरीज सुन के खून खौलता है, पर इंटरेस्ट आता है समझने में कि यार ये हुआ कैसे, क्योंकि इतना बड़ा भारत और इतना हम वर्ल्ड में इतने बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे, हमको कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने, तो कैसे नहीं छोड़ा। तो मुझे भी काफ़ी हिस्ट्री पढ़ने में मेरा थोड़े टाइम से वो इंटरेस्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। इतना इंटरेस्टिंग है ना, कभी आपको टाइम मिले तो सुनना कि कैसे मतलब पूरा ब्रिटिश राज हिंदुस्तान पे आया, कैसे हुआ, क्या मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब वो इतनी डिटेल में है कि कौन से राजा से उन्होंने कैसे करके निगोशिएट करके तोड़ा उस राजा को। अच्छा। कौन से राजा को पैसे से छीना, कौन से राजा को दबदबा करके छीना, कौन से राजा को मजबूरी में छीना। मतलब इतना खतरनाक है। ओके, कितने लोगों को तो लालच में बुद्धू बना के छीन लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी आसान थी कि जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन वाले जो राजा हैं, जिनमें सबसे पहला वो था उनका सबसे, कि जितने ऐसे राजा हैं जिनके हाथ से प्रजा वैसे भी जा रही कि उनके बाप दादा बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनको विरासत में मिल गई और उनमें इतना दम नहीं है, सबसे पहले उधर जाओ। तो मतलब उन्होंने इतना स्ट्रैटेजिकली सोच के कि ऐसे लोगों के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास जाएंगे, फिर ऐसे लेवल बना रखी थी कि 5 स्टेप में इंडिया को कैसे जीतना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ओके, तो पॉलिटिक्स में जैसे आपने बोला ऑफर्स आते हैं, तो क्या ऑफर? चुनाव लड़ने के ही होते हैं, पार्टी ज्वाइन करने की। अच्छा, कि एमएलए की टिकट ले लो लड़ लो, एमपी की टिकट ले लो लड़ लो, ऐसा ऐसे ही होते हैं। 2021 में आया था पहली बार, तो फिर उसके बाद अब 24 के लिए था, तो मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं यार, मैं भी थोड़ा सा जो काम कर रहे हैं उसमें तो इतना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा यही चल रहे हैं। लेकिन हमेशा जो भी पार्टी देश हित की बातें करेगी, मेरी आर्मी की बातें करेगी, तो मैं हमेशा उसको मतलब अप्रिशिएट करूँगा कि हाँ यार, मतलब जहाँ इंसानियत की बातें होगी, बढ़िया बातें होंगी, वो हमेशा पार्टी। बट ऐसा नहीं लगता है यंग हो तो यंग लोगों को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए आज की तारीख में? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक विज़न भी तो होना चाहिए ना आदमी का। मेरा विज़न कंटेंट में और क्रिएशन में इतना ज़्यादा है कि मेरा उस चीज़ की तरफ नहीं जाता। अभी नहीं सोच पाता मैं उस पर। हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल बाद कुछ सोच लूँ, कुछ एकदम बात बन जाए। शायद जो मेरी अभी कंडीशन है वो शायद रहे भी ना, क्या पता मेरा बहुत बड़ा नाम भी हो जाए, क्या पता मेरा जैसा नाम है वैसा ही रहे कंटिन्यूसली, उससे मुझे फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ अगर चीज़ ऐसी मिल गई कि हाँ देश के लिए कर सकते हैं, तो ज़रूर करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स का आपको मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना गलत है, ये गलत है, नहीं यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति में रहकर ही बदलाव ला सकते हैं। बाहर से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर से तो आप एक हिस्सा हैं, आप एक एप्लीकेशन भी देंगे, उसकी भी वैल्यू नहीं है। ओके, लास्ट 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक इंटरनेट पे चलता है कि क्रिंज कंटेंट वर्सेस नॉट क्रिंज कंटेंट, कि तो आपके हिसाब से क्या क्रिंज कंटेंट होता है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग है ना, कुछ लोग मेरा कंटेंट देख के बोलेंगे क्रिंज है, कुछ लोग डांसर्स को देख के बोलते हैं क्रिंज है, कुछ लोग आपको देख के बोलेंगे क्रिंज है, कुछ लोग बोलेंगे कि मोटिवेशन स्पीचेस को देख के संदीप माहेश्वरी जी को बोलेंगे, बोले वो क्रिंज है। मतलब हर किसी को कोई ना कोई क्रिंज बुला रहा है और हर किसी को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्रिंज कंटेंट क्या होता है? भाई सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब अपने अपने ना हिस्से का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम तुम क्योंकि आसान है ना बोलना बहुत ज़्यादा, यही तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे नहीं लग रहे। आज ही आप कह दो कि एक अक्षर बोलने के 10 रुपये देने होंगे, बोलना बंद कर देंगे सब। तो
ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको देखकर लगता है कि ये क्यों हो रही हैं, ये तो नहीं होनी चाहिए, ये तो लाइन क्रॉस है, ये तो चीज़ें क्रॉस हैं। लेकिन जब बात आती है कंटेंट की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये सारे का सारा खेल रिलेटेबिलिटी का है। अब अगर मैं वेस्ट यूपी की भाषा में कोई कंटेंट बना रहा हूँ तो उसे वेस्ट यूपी वाले बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके शहर में कोई कह रहा है यार हमें तो समझ ही नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब चीज़ हो गई। ये आपको समझना होगा कि वो आपको समझ नहीं आ रही, आपके जो सर्कल है उस सर्कल में वो बैठ नहीं पा रही, बट इसका मतलब वो नहीं है ख़राब है वो। अब अगर मुझे कोई किसी भाषा का कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा, या जो आप चीज़ कर रहे हो मुझे वो समझ नहीं आ रही, तो वो ख़राब नहीं हो सकती, वो बेकार नहीं हो सकती, या वो जो आपने बोला वो नहीं हो सकती वो। तो अगर एक बात बताओ, पूरे इंडिया के लिए एक कंटेंट नहीं बन सकता? आपको लगता है बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो मिस हो ही जाएगा। कभी जैसे एक लार्जर ऑडियंस के लिए बन सकता है। हाँ, मतलब मैं पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा, बट एक मेजोरिटी के लिए जैसे बन एक्शन फिल्म्स जब बनती हैं तो वो ज़्यादा इसलिए देखी जाती हैं क्योंकि ईगो बहुत सेटिस्फाई होती है उसमें। हाँ, जैसे RRR, बाहुबली, ये सब में चल जाती है। अच्छा, मैंने सारी ये फिल्म्स RRR भी देखी है मैंने, बाहुबली भी और पुष्पा भी देखी है। मैं तो सच बताऊँ मुझे पसंद आता है। मैं ना, मेरे को तो बहुत पसंद आता है। मैं लॉजिक सिर्फ वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मैं लॉजिक ढूंढ सकता हूँ, बाकी तो अरे बाहुबली तो मेरी फेवरेट मूवी है भाई, मैं 10 बार देख ली। मतलब मैं जब मेरे पास कुछ नहीं होता था बाहुबली देख लेता हूँ। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मे बी जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा था, बट मुझे मज़ा बड़ा आया। तो ऐसा कंटेंट बनाने का कोई फॉर्मूला या कोई एक दो ट्रिक है जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको कंटेंट क्रिएटर बनना है, कि आप लार्ज बड़ी ऑडियंस के लिए कैसे बना पाओ? उसका तो सबसे वही है रिलेटेबिलिटी, कि आपको जो चीज़ ऐसी पता है ना कि हाँ यार ये चीज़, जैसे कि एक टाइम था कि जब मैंने स्टार्टिंग में ना क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, फिर बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाई थी क्योंकि वो क्रैक हो गया था कि ओ क्रिकेट चलता है। क्रिकेट चलता है। जब देसी वीडियोस मैंने उस टाइम पे बनाई थी, जब मैं दिल्ली की गलियों की बातें, यूपी की गलियों की बातें करता था, उस तरह की चीज़ें करता था, तो एकदम से लोगों को समझ आया अच्छा भाई अगर आप ज़्यादा वेस्ट को दिखाओगे, इधर उधर को दिखाओगे तो लोगों को नहीं आ रहा पसंद, लोग ये देखना चाह रहे हैं, तो वो देसी एक बात है। वैसा एक वर्जन मिल जाता है। लेकिन देखो जो सफलता है ना वो ना दो चीज़ों के ऊपर बहुत टिकी हुई है आपकी। एक आपको सफलता पानी है क्योंकि आपके अंदर वो बात है, एक सफलता आपको पानी है कि आपके सामने कोई सफल हो गया, अब आपको उसके जितना सफल होना है। एक 20 साल के बच्चे ने सोचा कि मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, और उसने सब स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, उसने उसमें 3-4 साल दे दिए। एक 3-4 साल उसने इसलिए दिए हैं क्योंकि उसको वो करना है, चाहे हो या ना हो, लेकिन उसको ये करना है। अगर यूट्यूब से नहीं होगा तो वो थिएटर के जरिए कर लेगा, थिएटर से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहते हैं ऑडिशन दे के कर लेगा, कहीं ना कहीं से वो कर लेगा। एक है कि अच्छा इसने ऐसा किया अब मैं भी ऐसा करूँगा, वो 3-4 साल उसी में दे देता है, 24 साल 25 साल उसकी उम्र हो गई, पढ़ाई की भी उम्र निकल गई, आधी चीज़ की वहाँ पर भी निकल गई। तो सफलता के दो हैं ये चीज़ें, और सफलता का पैमाना हर किसी का अपना अलग है। शायद आप किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी का पॉडकास्ट ले लें जिसमें कहेंगे कि भाई मैं तो हो गया सक्सेसफुल, ठीक है, और शायद उसी पर्सनैलिटी से मेरी रोज़ बात होती हो। आपके लिए उनसे बात करके पॉडकास्ट लेना सक्सेस हो गया, मेरी उनसे बहुत रैंडम बात होती है ना। मैंने किसी एक्टर के साथ काम कर लिया, मेरा तो यार जीवन अब सफल हो गया भाई, ये काम कर लिया। आप कह रहे हो कि भाई मेरे लिए तो मतलब नहीं, मेरे लिए तो ये नहीं, ये मेरी सक्सेस की डेफिनेशन में नहीं आता। तो सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग है कि आप देखते किस तरीके से हो सक्सेस को। तभी मैंने इसमें SSC में बोला था कि असफलता के 100 दुश्मन होते हैं और सफलता के 100 रिश्तेदार। जब आदमी कामयाब है ना तो उसके बड़े भाई तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया, और जब आदमी से कुछ भी गलत हुआ तो उसके पास गिनती के 4 आदमी रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फेलियर्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो आपको सिखा के जाते हैं ना भाई, सब बता जाते हैं, सब कुछ बता जाते हैं। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं फेलियर से,
फेलियर्स तो जितना टीचर आपको सिखा रहे हैं, टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, पेरेंट्स जितना आपको सिखा रहे हैं, उतना ही वो सिखा रहे हैं आपको, उतना बराबर आपको बता के जा रहे हैं। रिश्तों की चमक बता के चले जाते हैं फेलियर्स, आपको आपकी औकात बता देते हैं। सबसे बड़ी बात है, नाकामयाबी आपको बता देती है आप कितने पानी में हो, कौन हो। जब तक आपको ऐसा असर ही ना होना है कि यार मैं वहाँ गया था यार, 4 लोगों ने इज्जत ही नहीं करी, 4 लोगों ने पूछा ही नहीं, जब तक आपको कामयाबी की ललक ही नहीं आ सकती। असली कामयाबी ही जब है जब आप अपने ऊपर काम करके कुछ करें। इसलिए मैं कहता हूँ सपने टूटते रहने चाहिए, सपने टूटने बहुत ज़रूरी है। आज आपने कुछ सोचा नहीं हुआ, डेफिनेटली आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए। जब मैं क्रिकेट खेला, मैंने लो की मैंने, और अब मैंने क्या किया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सब लिखा हुआ है, हम तुम बस चल रहे हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना मैं गेम बदल रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ कुछ बैठ के कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तो कल को ये कर लूँ। बात करने में तो अच्छा लगता है यार, मैं कहूँ कि हाँ मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ, वो अच्छा लगेगा, बट आप एकदम डीप जाओगे तो सब कुछ लिखा हुआ है। जब तक आप समाज के हित में, जब तक लग रहा है भोले बाबा को कि ये इतना आपकी ड्यूटी यहाँ तक है, आप कंप्लीट करो। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आज से करना ज़रूर, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हैं और प्रभु के बड़े करीब रहते हैं, जब जब आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होगी ना, उससे पहले वो किसी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी से आपको मिलाएंगे जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देखना कभी आज आपको लग रहा है कि कल को आपके ऊपर कुछ चीज़ गलत होने वाली है, तो आप किसी इंसान से 7 दिन पहले मिले हो, जो 7 दिन पहले आपसे ये कह गया है भाई मेरे लायक कोई सेवा हो, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताना। जब आप पे वो मुसीबत है आपने कहा उसको फ़ोन करो, आपने उसको फ़ोन किया, मुसीबत सोल्व। ये सब वहीं का करा था, ये वहाँ से उसको कनेक्ट करके आपकी लाइफ में भेजा गया था, ये बताने के लिए कि क्योंकि भगवान शिव शंकर जी के तो सभी जितने भी हैं, पूरा संसार ही उनका है। तो ऑर्डर दे देते हैं, बता देते हैं कि ये मेरा आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है, ये तेरा अब सॉल्यूशन दे देगा, वो आदमी वहाँ पर है, वो सॉल्यूशन। जब कुछ आदमी ये कहते हैं ना कि हम तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि वो कितने दूर हैं जादू से, वो महसूस ही नहीं कर पाए यार कभी, वो जानते ही नहीं है कि क्या क्या मज़ा है, क्या मज़ा है। मतलब आपको ऐसे लगता है कि आप भगवान के सबसे करीब हो, ये सबसे बड़ा आनंद है लाइफ का, सबसे प्यारी चीज़ है जीवन की। थोड़ा सा टैंजेंट चेंज करते हैं, लास्ट तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि मुझे ये स्टार्ट करना था पॉडकास्ट ऐसे, बट मैं दोनों भूल गया। जब आप OTT या सीरीज़ बनाते हो, OTT पे भी नहीं जाते हो, पूरी सीरीज़ बनाते हो, कितने एपिसोड की सीरीज़ है? SSC 4 एपिसोड की है। 4 एपिसोड। तो 4 एपिसोड की सीरीज़ बनाने में पैसे कितने लगते हैं? क्योंकि जो मैंने ट्रेलर देखा उसका प्रोडक्शन बहुत तगड़ा है, एक्टर्स जो है मतलब जो उसमें फादर आपके बने यार, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो लोग, वेटनरी, और उनकी शक्ल देख के आपको पता है कि इसमें दम होगा। मतलब वो डायलॉग डिलीवरी नहीं करते, वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं तो आपको पता है कि कौन है और वो क्या कर सकते हैं, राइट? कमाल के राइट। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत खतरनाक है। आपने खुद पे बहुत काम किया, वेट घटाया, वेट बढ़ाया, फिर उसके बाद ओवरऑल सब में वो दिख रहा है कि एक हाई लेवल प्रोडक्शन है। तो पैसा कितना लगता है इसमें? मैंने इस प्रोजेक्ट को 1 साल दिया लगभग, तो 1 साल तक काम बहुत कम किया, जितनी भी ब्रांड्स डील आई वो मैंने की नहीं, जितना भी काम था उसको मैंने साइड रखा। वैसे भी ब्रांड डील मैं इंस्टाग्राम पे तो करता ही नहीं, मुझे हर महीने 3-4 आती हैं, पर मैं करता ही नहीं। वो रील बनाने को कह देते हैं, मैं अपने लॉन्ग फॉर्मेट में लगा होता हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि करना चाहिए। तो बट मैं अगर यूट्यूब पे रहता हूँ तो हर 1-2 महीने में मैं वीडियो निकाल देता था, और मेरी हर वीडियो में ब्रांड हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। उसके कई रीजन है, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है, ईजी होता है, मेरी डिलीवरेबल्स सही जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलकर एक वो बन जाता है। बात आती है पैसों की, तो पैसे तो इसमें CR में ही लगा है, पूरा प्रोजेक्ट जो बना है 4 एपिसोड का। तो जितना मेरा ऑन एन एवरेज कितने लग जाते हैं एक वेब सीरीज अगर मुझे कल बनानी हो तो? अप्रॉक्स में बता दो, कोई रेंज दे दो कितनी मतलब बड़ी इस प्रोडक्शन के साथ, जिस प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि मेरा तो ऐसा भी होता है कि काफ़ी काम फेवर में बहुत हो जाते हैं मेरे काम, मोस्टली काम फेवर में हो जाते हैं। जो एक्टर किसी से 5 रुपये ले रहे होते हैं एक काम करने के, मैं बात करता हूँ तो वो 3 रुपये में एग्री हो जाते हैं, और जो 5 उनके लेजिट एक हैं, पता लग जाएगा आपको। मतलब आप
जैसे कि आपने कुछ काम किया है और सब लोगों को पता है कि इतने आपका रुपए रेट तो 5 राज रुपए लेते हैं, हाँ। वो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने जब बात की तो आपने कहा भाई मैं सबसे इतने चल तो यार भाई इतना कर लेते हैं। तो ऐसे मेरा कुछ काम हो जाता है। कहीं पे जैसे मुझे कुछ घर चाहिए या चीज़ें चाहिए तो मेरे जानने वाले इतने लोग हैं, मेरे फैंस इतने हैं, जो फैंस इस तरह के जो कहते हैं कि हमारे यहाँ शूट कर लो, हमारे गांव में हमारे घर में शूट कर लो, हमारी गाड़ी ले लो, हमारे ये लो। प्यार बहुत कमाया मैंने बहुत लोगों से, बहुत प्यार कमाया, संबंध बहुत कमाया, बहुत ज़्यादा संबंध। तो इन चीज़ों में पैसे बच जाते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें बचा लेता हूँ, इसलिए मैं प्रोडक्शन में लगा देता हूँ। अच्छा कैमरा, रेड पे शूट करना, एरी पे शूट करना, वो कर लेता हूँ मैं बहुत अच्छे से। ये सारी की सारी चीज़ों को मैं कवर अप कर लेता हूँ इसमें लाके। तो एक बन सकता है 3 CR तक ऐसा प्रोजेक्ट, 3 करोड़ में 4 एपिसोड, 4 एपिसोड ऐसे जिसमें मैं पैसे जिसमें आप बचा के करते हो। बचा के करता हूँ। बचाना इन द सेंस ये नहीं कि कटौती कर रहा हूँ किसी चीज़ की, वो प्यार मोहब्बत। जैसे कि आपको फ़ोन किया कि भाई एक सीन लेना है यार, एक आरजे का सीन लेना है, एक आरजे को एक पुलिस वाले का इंटरव्यू लेना है, आपके ऑफिस में आ जाऊँ? हाँ भाई आ जाओ ना यार, कब आ रहे हो बताओ? परसों आ जाता हूँ। ठीक है भाई परसों आ जाता हूँ। हो गया, तो हो स्टूडियो गया। के पैसे नहीं लगे, स्टूडियो के पैसे नहीं लगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कटौती इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपनी जेब में रखने, नहीं। इसका मतलब ये है कि उस दिन मेरे उसके लोकेशन के पैसे बच गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई अब लाइट एक्स्ट्रा मंगा लेना, है ना, डोली पैंथर वगैरह मंगा लेना, इन चीज़ों में पैसे लगा देना आप अच्छे से, पैसे हैवी कर देना। मुझे पैसे बचाने का सच में बहुत कम शौक है, मतलब पैसों की तरफ मैं जाता नहीं हूँ, कभी नहीं गया। अगर मैं पैसों की तरफ जाता तो दुनिया भर की बैटिंग ऐप्स हैं जो मुझे अंधा पैसा देना चाहती हैं, खूब पैसा देना चाहते हैं, 1-1 साल की डील लाते हैं, ऐसी डील लाते हैं कि दुबई में घर दे देंगे आपको, ऐसी। पर मैं कभी नहीं करता इस तरह की डील्स, मैंने कभी नहीं किया और ना मुझे पसंद है। कभी मैंने लीकर प्रमोट नहीं किया, स्मोकिंग कभी प्रमोट नहीं, कोई भी मैंने ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं किया जो मुझे लगता है। सेम। हाँ अच्छा, आपका भी है? सेम, मैं ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, और ना कोई बेटिंग ऐप प्रमोट करता हूँ ना। मैंने तो एक नॉन वेज मतलब कंपनी बेचती है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो उसका ऑफर था मुझे, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ था। बट मैं जीव हत्या में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं वेजिटेरियन हूँ भाई। तो मैं जीव हत्या में विश्वास नहीं रखता, तो मुझे इसलिए मैंने वो मना कर दिया था। बट वो बहुत लोग उसे बहुत बड़े बड़े नाम के लोग करते हैं उस कंपनी को, तो मुझे लगा अरे यार ये तो है। बट फिर ऐसे फिर आखिर में वही बात आ जाती है कि भाई हम चुने ही इसलिए गए हैं, हम हैं ही इसलिए कि हम अपना ही खुद, हम वही मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खुद को खुद ही बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस वही है। अब ये बताओ, आप अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टार्ट हमने करी थी दोस्तों का, बहुत आपके दोस्त हैं सब साथ में, तो कभी लड़ाइयाँ हुई है? दोस्तों में लड़ाई? दोस्तों में नहीं, मतलब सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, बोले ये सामने वाले को पेलेंगे, इसने हमारे दोस्त से गलत कैसे बात कर ली, कभी कुछ हुआ है बचपन में? हाँ, स्कूल कॉलेज में तो इन्हीं बातों पे ही भिड़े हैं, ईगो क्लैश हुई है। वो कह रहे हैं बताओ कि कभी आप ऐसे, अच्छा वैसे आप लीडर टाइप के हो कि आप दोस्तों को सपोर्टर टाइप? लीडर करने का मतलब लीडरशिप का बहुत शौक है, खामा का चस्के लेने हैं कि मेरे दोस्त को, मतलब मेरे दोस्त को बोला है, अब हमारा अपने भाई को बोल दिया, तुम्हारा भाई लेगा रिवेंज। हाँ। लड़के मैं इकट्ठे करूंगा चीजें में, मैं फील्डिंग सेट करूंगा, तू टेंशन मत ले। शुरू से ये नेचर रहा है फील्डिंग जमाने का, भाई फील्डिंग जमानी है भाई, क्योंकि चस्का इतना है ना कि तारीफ सुननी है इसके मुंह से ये कि भाई तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। हम उस थोट पे चले हमेशा। वो बड़ी किस्से तो बहुत सारे हैं, मतलब हजारों किस्से होंगे लड़ाई झगड़े के, तो बहुत किस्से हैं। एक बताओ कोई जहाँ पे फील्डिंग जमाई हो बहुत तगड़ा, कुछ कोई रीजन हो गया जिसके से फाइट करी और फील्डिंग जमाई और आपने बोला मेरे भाई को कर दिया अब मैं करूँगा? ऐसे बहुत होते थे। एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो वो मुझे, जो ये मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक दिन बोला कि एक कॉलेज का नाम लिया और बोला उस कॉलेज से मुझे एक लड़का फ़ोन पे गाली दे रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा पता नहीं भाई मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है, बात करा। मैंने बात करी, बात करते करते बात बढ़ गई। मैंने कहा ठीक है मिल आज तुझे हम बताते हैं। ठीक है बेटा मिल, लड़के वड़के इकट्ठे करे, वहाँ गए, हो गया लड़ाई झगड़ा। अब कहीं से उस लड़की को मेरा नंबर मिल गया, उसने मुझे फ़ोन किया, कह रही आपको पता है झगड़ा क्यों हुआ है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा पहले तो ये बताओ आपको कैसे पता है झगड़ा हुआ है?
आपका क्या है? कह रही मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो बस इतना जानता हूँ आप मेरे दोस्त की एक्स रही हो। कह रही ये मुझे मेट्रो में मिला, अब मिल गया और वहाँ पर हमारी बात हो गई। वहाँ बात होने के बाद पता नहीं इसको क्या हुआ, अगले दिन से मुझे फ़ोन करके कहने लगा तुम्हारी याद आती है, वापस आ जाओ। मैंने इसको कहा मैं तो रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, मैं तो वापस नहीं आ सकती। कह रहा किसके साथ हो, किसके साथ हो? आपका दोस्त? मेरा दोस्त। मुझे ये कहानी बताई नहीं रखी है उसने। अब सुनो, कह रहा वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। तो मैंने कहा मतलब मैं थोड़ा समझता हूँ लौंडे बहक जाते हैं, देखा होगा बड़े टाइम बाद कि अरे यार पुराने दिन याद आए, चल वापिस ही आ जाए, ऐसे हो गया। तो उसने कहा कि मेरे तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और प्लीज़ मुझसे बात मत करो ऐसे। तो उसने कहा चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड का नंबर दे दो, मैं कांग्रेट्स तो बोल दूं कि भाई लड़की बड़ी अच्छी है ये वो। उसने उसको नंबर दे दिया कि ले ठीक है भाई बोल दे। इसने उसको फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, कह रहा तुझे इतना मारूंगा, कल से उसके साथ मत दिख जियो। फिर इनकी गाली गलौच हो गई। ये स्टोरी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाली गलौच के बाद की स्टोरी पता। मैं पहुंचा उसके पास, मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है भाई, ये क्या है, ये जो तो लड़की के साथ जबरदस्ती वाली बात है, ये तो बात है। फैल गया, रोने लगा, भाई मेरी इज्जत कम करा दी आज तुमने, तुम उस लड़की की बात में आ गए, तुम्हें अभी असली कहानी नहीं पता जो मेरे साथ बीती है। कुछ भी कहानी बता रहा है, कुछ भी। कह रहा भाई वो एक दिन रात को फ़ोन करके कह रही तू इतना ही मुझसे प्यार करता है तो ब्लेड से मेरा नाम लिख दे, ये लिख दे। मैंने कहा यार तू मान जा, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तूने ये एक तरफा कहानी क्या रची, क्या नहीं थी कहानी में, इतना तगड़ा ट्विस्ट। तो ऐसे ऐसे किस्से हो जाते हैं क्योंकि आपको दोस्तों पे भरोसा इतना है ना, अंधा भरोसा। पूछना ही नहीं चाहते आप पहले क्या हुआ है, आपको इसके बाद पूछना है, अब बता दो। और जब असलियत सामने आती है तो आप ऐसे कहते हो क्या भाई ये कैसे हुआ। एक दिन मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कह रहा ये गोल चक्कर तक चलना है, 3 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मेरठ लेके चला गया मुझे 150 किलोमीटर। ऐसी कहानी बनाई, कह रहा मेरठ है, मेरठ के बाद एक जगह वो क्या नाम है, गोल चक्कर से थोड़ा सा आगे जैसे गाजियाबाद 10-12 किलोमीटर। कह रहे गाजियाबाद से ये पिक कर लेते हैं। वहाँ गए गाजियाबाद, गाजियाबाद से मुझे मेरठ लेकर चला गया। 6.5-7 घंटे में हम वापस आए हैं। जो मुझे 11 बजे था, 7 बजे मुझे लेकर आया, 6 घंटे। मेरे घर वाले कह रहे ना तो स्कूल गया ना कहीं गया, 7 घंटे से कहाँ फरार है। और मेरे पास कुछ कहानियाँ ही नहीं। पहली कहानी पढ़ने गया था, चाचा जी हमें समझा क्या पढ़ने गया था। अच्छा उनका एक ही किस्सा समझा दे, बता दे, एक्यूरेट बता दे कि मैंने आज ये सीखा है पढ़ाई में। अब आपके पास ऐसा कुछ बताने को भी नहीं है कि आप एक बार को बता भी दो। तो मैं तो LHSR = RHS इसी में ही फंसा रहता था कि मैंने आज ये सीखा वो सीखा, ऐसे सीखा। उनको किसी ने ये बोल दिया एक टाइम के बाद 11th-12th में कि इससे साइन कोस कोसेक की वैल्यू पूछ लिया कर, अगर ये इतना ही बनता है। उनका कभी भी मन करता था बैठे बैठे कह देते थे साइन 30 की वैल्यू बता, कोसेक 45 की बता। मैंने कहा यार इनको ये नई चीज मिली है। और जब लंबा जाते थे ना कहीं पर जाते थे तो मुझे एक काम देके चले जाते थे, 20 तक पहाड़े लिख। क्यों ऐसे ही 19 का आकर सुनूंगा। 20 के पहाड़े लिखने में आधा घंटा लगा। 2 से लेकर लिखने शुरू करे, 8वीं 9वीं की बातें हैं। 20 तक लिखने शुरू करे, जैसे लिखे अब 19 का पहाड़ा याद कर रहे हैं। आए आके सो गए, ना किताब ना कॉपी देखी ना 19 का पहाड़ा। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है उनकी। अगली बार देखेंगे, अगली बार ना मैंने पहाड़े लिखे ना कुछ लिखे, आके बैठते ही कहते हैं ले आओ कॉपी दिखाओ। मैंने कहा क्या बोल के गया था? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा लास्ट टाइम बोल के गए थे तब लिखा था, तो तब आपने पूछा नहीं, आज मैंने लिखा नहीं। ठीक है वाइपर ले आओ। वाइपर चलो। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरे को ये बताओ कि पर मंथ कितने कमाते हो? सैलरी तो नहीं बोल सकते, प्रॉफिट्स कितने हो जाते हैं? मतलब ऐसे कुछ नंबर नहीं है मेरे पास कि कितने पैसे मैं कमा रहा हूँ, कितने वो कर रहा हूँ। मेरा बस ये है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे पैसों का कुछ हिसाब नहीं है ज़्यादा ना। जैसे मैं घर भी बना रहा हूँ, है ना, सब यहाँ लग जाता है। हाँ, कुछ लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ मैं, है ना, तो वहाँ पर भी कुछ पैसा जाता है। कुछ ऐसे करके चला जाता है। डिपेंड करता है कि मैं काम क्या कर रहा हूँ उस महीने। कि अगर मैं एक 100 बना रहा हूँ और वो 100 ही 9 महीने में बन रहा है
तो 9 महीने तक तो सैलरीज देना लोगों की, रेंट देना, इधर के खर्चे उधर के खर्चे, फिक्स नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो ऐसे पकड़ते हैं एग्जाम्पल, मान लो एक शो बना रहे हो, उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए लग जाते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो सकता है? एक्टिंग जो मैंने की है और जो मैंने राइटिंग किया वो प्रॉफिट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, मेरे दिमाग के ऊपर डिपेंड है। मान के चलो मैंने एक प्रोजेक्ट का बोल दिया कि भाई मैं तो इतने में करूँगा इस प्रोजेक्ट को, अब वो प्रोजेक्ट मैंने बनाने स्टार्ट किया और मुझे लगा नहीं यार, जो मेरी फीस थी ना उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के और लगा देता हूँ इसमें, ताकि और अच्छा बन जाए, कल को और ज़्यादा अच्छा दिखे। ऐसे करके मेरे बहुत ज़्यादा पैसा घुस जाता है। अच्छा, तो समझ गया कि मतलब मान लो अगर 3 से 4 करोड़ रुपए जैसे लगना है और खुद की फीस मान लो 50 लाख रुपए जो है, तो वो पैसे अपने बन गए, बाकी मैं लगा देता हूँ सारा, मैं उसमें से कुछ फिर नहीं उसके बाद जब बेचने के बाद या बनाने के बाद उसके बाद यूट्यूब से आएगा या ब्रांड होगी, कुछ तो होता होगा 4 करोड़ का। हाँ, यूट्यूब से तो जो पैसा आता है, तो वो कितना, आप क्या एस्टिमेट करते हो, क्या 3 करोड़ लगा रहा हूँ तो ये प्रोजेक्ट में मेरे को कितना नहीं, बन ऐसे सकता तो ऐसे कभी भाई मेरा बहुत, एक तो ये चीज़ बहुत खराब है, मेरा बिजनेस तो कुछ बिजनेस मॉड्यूल ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं बिजनेस करना। अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मुझे लोग अपनी शादियों में नाचने के पैसे के लिए बुलाते हैं, मुझे अपनी शादियों में बुलाते हैं, मुझे यहाँ पर बुलाते हैं, पैसे मैं करता ही नहीं कुछ भी चीज़। मेरा आप कोई इवेंट, मैं 3-4 साल बाद तो पॉडकास्ट दे रहा हूँ, ठीक है, पहली बार मैं इतने दिनों बाद में मीडिया इंटरेक्शन किया मैंने, कल जब SSC ट्रेलर लॉन्च हुआ। कभी मेरा कंटेंट आता है उसको मैं ठीक से प्रमोट नहीं कर पाता अपने उस पर ही, मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ लोगों से कि जाओ जाकर देखो, अगर अच्छा होगा तो ये लोग देखेंगे और मेरी तारीफ भी करेंगे। मैं इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहे ना भाई, ज़्यादा भी ना अच्छे और ज़्यादा वो वाले मत बनो कि बहुत मैच्योर मत बनो, वो मासूमियत मर जाती है आपकी, जिसमें आप मासूमियत में लोगों को कहते थे जाओ जाकर देखो, फैला दो, अब वो ऐसे लगता है कि यार कुछ अच्छा होगा तो खुद ही फैल जाएगा। इंटरेस्टिंग। ओके, बिजनेस की बातें करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक थैंक यू सो मच, आप आए और काफ़ी टाइम आपने अपने साथ बिताया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लगा। नॉस्टैल्जिया, सारी चीज़ें याद दिला दी। आप जब अपनी कहानी बता रहे थे मुझे लग रहा था बहुत सारी चीज़ें तो मैंने भी करी है। यही दोस्तों के साथ ऐसे रहना, फील्डिंग जमाना, क्या करना, फालतू किसी बात पे बहक जाना, ये सब हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। डन। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। ये एपिसोड किसी एक इंसान से शेयर करना जिसको आपको लगता है कि इसे देख के एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी कुछ लाइफ में आगे बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ, एंड वो एक इंसान पूरे कंट्री का कोर्स चेंज कर सकता है। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।